30 जनवरी 1948 को गांधी जी की प्रार्थना शाम 5 बजे से शुरू हो जाया करती थी। हमेशा वक्त बीतता जा रहा था, कभी ना लेट होने वाले बापू आज लेट हो रहे थे। मैंने गांधी को क्यों मारा, ये उसी 13 पन्नों की बात है। अभी कुछ सालों से गोडसे के बारे में कहा जाता है कि गांधी का उसने वध किया। गोडसे के बारे में यह कहा जाता है कि अगर गोडसे गांधी जी का वध नहीं करते तो हिंदुत्व खतरे में था। तो महात्मा गांधी के खून के प्यासे लोगों के हाथ लग गया एक 39 mm ऑटोमेटिक पिस्टल। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि गोडसे ने बिना किसी झिझक के एक अच्छी पिस्तौल की भी मांग कर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मानव जाति के बेहतर भविष्य की चिंता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को महात्मा गांधी की दुखद मृत्यु से बहुत प्रभावित होना चाहिए। वह अपने ही सिद्धांतों, अहिंसा के सिद्धांत का शिकार बनकर मर गए। एक अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार हो गया। जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी प्राणी की हत्या नहीं की, उनकी हत्या कर दी जाती है। इतिहास कैसे कैसे डरावने हादसा से हमें गुजारता है, दिखाता है, उससे रूबरू कराता है और उससे हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं। महात्मा गांधी, जिनकी उपलब्धियां राजनीतिक इतिहास में अद्भुत है, उन्होंने देश को गुलामी से आजाद करने के लिए एक ऐसे रास्ते को चुना जो मानवीय और अनोखा था। यह एक ऐसा रास्ता था जो पूरी दुनिया के सभ्य समाज को मानवता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम भारतवासियों को उन पर फख्र है जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा काम किया जो आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने ये वो कर दिखाया कि अगर तुम जो करना चाहते हो, चाहे उसके रास्ते हिंसक ही क्यों न हो, उस मंजिल को भी तुम अहिंसा से पा सकते हो। जहां पर लाठियां चलाने की जरूरत है, वहां पर भी तुम खामोश रहकर जीत सकते हो। उन्होंने ये साबित कर दिया। अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने कई आंदोलन किए, लेकिन जब जब वह आंदोलन हिंसक रूप ले रहा था, वह आंदोलन को वहीं पर रोक दिया करते थे। उन्होंने जो आंदोलन किए उनमें दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ उनके मुख्य आंदोलन है। यह सब आंदोलन उन्होंने किया, लेकिन जब 1919 में असहयोग आंदोलन उन्होंने छेड़ा, जिसमें उनके साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे दिग्गज नेता लोग थे, लेकिन जब 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ, तो हिंसा का रूप धारण कर लिया, उसके बाद गांधी जी ने उस आंदोलन को रोक दिया। जहां पर हिंसा बढ़ी, वहीं पर उन्होंने उस आंदोलन को रोक दिया। वह इतनी दूर तक सोचने वाले थे, इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो महात्मा गांधी ने देखा कि इंग्लैंड पूरी तरह से इस युद्ध में उलझ चुका है और इंग्लैंड पूरी तरह शिकस्त भी खाती जा रही। इंग्लैंड को और अधिक सैन्य बल की जरूरत है। हालांकि कुछ भारतवासी भी इंग्लैंड की तरफ से विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पर अंग्रेज चाहते थे कि भारतवासी उनका साथ दे। इसके लिए अंग्रेजों द्वारा कांग्रेसी नेताओं के सामने में कुछ ऑफर भी रखे गए, लेकिन छोटे मोटे ऑफर गांधी जी द्वारा ठुकरा दिया जाता था। उनका कहना सिर्फ एक ही था कि इस बार अब मुझे पूरी तरह से आजादी चाहिए। और आखिरकार अवसर का फायदा वो उठाते हुए 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन घोषित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया और साथ में उन्होंने एक नारा लगाया, करो या मरो का। ठीक इसी टाइम में सुभाष चंद्र बोस ने भी एक रैली निकाली थी, जिसका नारा था दिल्ली चलो। कुछ दिनों तक तो ये भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसा के सिद्धांत पर चलता रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद इसने अपना हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया। गांधी जी जो सब कुछ जान रहे थे कि आगे अंग्रेज कर क्या सकते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को हिंसा का रूप लेने के बावजूद भी बंद नहीं किया, बल्कि अपनी तरफ से एक बयान दिया, जिस बयान में गांधी जी कहते हैं, मैं इंतजार करता रहा कि देश के लोगों में अहिंसा आएगी इन अंग्रेजों को बाहर फेंकने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इन सभी प्रिकॉशन के बाद अगर अभी भी कुछ जगह पर वायलेंस देखने को मिलता है, तो मैं इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकता। ये गांधी जी ने उस वक्त बयान दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा हुआ था। गांधी जी का व्यक्तित्व मैं आप लोगों के सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आए कि गांधी जी क्या थे। भी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के सामने गोडसे का भी व्यक्तित्व रखूंगा।
गांधी जी की मौत के बाद हर जगह से हमारे सामने, आपके सामने किताबों में, इतिहास में हम यही पढ़ते थे कि गांधी जी का हत्यारा था गोडसे। लेकिन अभी कुछ सालों से गोडसे के बारे में कहा जाता है कि गांधी का उसने वध किया। गोडसे के बारे में यह कहा जाता है कि अगर गोडसे गांधी जी का वध नहीं करते तो हिंदुत्व खतरे में था। गोडसे के बारे में यह कहा जाता है कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर हिंदुओं को बचाया है। इसीलिए मैं आपको गांधी जी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के सामने गोडसे की भी व्यक्तित्व की बातें करूंगा कि उनकी शख्सियत कैसी थी, इतिहास के पन्नों में उनकी जगह कहां पर है, कौन सा आंदोलन है जो गोडसे ने छेड़ा था, क्या किया था हिंदुस्तान के आजादी दिलाने के लिए गोडसे ने, या फिर उनकी फैमिली में से ही कोई ऐसा निकल के आए जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए कोई अभियान छेड़ा हो। अगर यही हाल रहा तो कोई भी एक अमन और शांति प्रिय नेता जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसको कोई भी आकर हत्या कर देगा और कुछ भी अनाप शनाप बयान कर देगा। ऐसी शख्सियत के मालिक थे हमारे गांधी जी, जिन्होंने देश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सर्वस्त्र लुटाकर उन्होंने देश को बचाने का काम किया था। रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ, रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ, हम वतन इसलिए शायद गद्दार समझते हैं मुझे। चलिए थोड़ी सी बातें गोडसे के व्यक्तिगत छवि पर भी कर ली जाए। उनके व्यक्तित्व क्या थे? वो गोडसे जिनका इतिहास के पन्नों में कहीं भी ऐसा नाम नहीं है कि उन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई में अंग्रेजों को भगाने के लिए कोई रोल निभाया हो, या उनकी फैमिली में से किसी ने कहीं भी एक कदम उठाया हो जो अंग्रेजों को भगाने के लिए हो। एक चीज तो था गोडसे के अंदर कि वो हिंदू महासभा के सदस्य जरूर थे और सावरकर की बातों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। नाथूराम गोडसे एक हारे हुए, थके हुए इंसान जो कि अपनी जिंदगी में हमेशा खुद की परेशानियों से ही लड़ते रहे। वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, एक अस्थायी कारोबार उनके पिताजी के पास नहीं था, इसीलिए कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कहीं कहीं जाकर घूम कर, शहर शहर घूमकर वो रोजगार की तलाश किया करते थे। और वो जहां भी जाते थे उनके साथ गोडसे जरूर जाता था। गोडसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने तो सही से हाई स्कूलिंग भी नहीं किया था। हाई स्कूल की पढ़ाई भी उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी। उसकी भी एक कहानी है कि जब वो सावरकर से मिले थे, आंदोलन के दौरान ही सावरकर से मुलाकात हुई थी उनकी, तो उन्होंने उनसे कहा था कि मैं 9th क्लास में हूँ। उस वक्त तो उनकी उम्र रही होगी 18 या 19 साल। तो सावरकर ने उनको सजेस्ट किया था, सलाह दिया था कि आप जाकर के मैट्रिक कर लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजनीति से उनका जुड़ाव रहा और जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो ऐसे मिजाज हो गया था उनका, इस तरह से मिजाज हो गया था कि जो कुछ भी कोई समझा दे उस वक्त के लिए उन्हें वही अच्छा लगता था। वो मान लेते थे कि जो समझाने वाला मुझे अभी जो बात बता रहा है वही सच है। अगले ही पल अगर कोई दूसरा इंसान उसे दूसरी तरफ मोटिवेट कर देता तो वो उसको भी सच मान ले। ऐसा मिजाज उनका हो गया था। लेकिन एक खासियत थी उनके अंदर कि वो हमेशा आगे रहना चाहते थे, भाषण देना चाहते थे, अब बातें लोगों के बीच रखना चाहते थे, लेकिन उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं होता था। तथ्य कहां से लावेंगे? इतिहास के पन्नों में जब आप नजर दौड़ाएंगे और जब आप गोडसे का प्रोफाइल गूगल पर ढूंढेंगे, तो जब गोडसे के प्रोफाइल को आप देखेंगे और वहां पर आप पाएंगे कि ये गोडसे किस नाम से मशहूर हुआ, तो उसके आगे जो आंसर लिखा हुआ है कि वो गांधी जी का हत्या कर फेमस हो गया इतिहास के पन्नों में। उनके काम को अगर देखेंगे कि वो किस काम से पॉपुलर हुए, तो वो आप सीधा सीधा वहां पर पाएंगे कि जो उन्होंने गांधी जी के हत्या के लिए उन्होंने जो बयान दिया था कोर्ट में जब बयान लिया जा रहा था, गवाह पेश किए जा रहे थे, उस वक्त गोडसे से उसकी सफाई में कहा गया बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सफाई रिटन में देना चाहता हूं, मुझे कुछ वक्त दिया जाए। और उन्होंने जो सफाई दिया वो 5 घंटे की सफाई थी और उन्होंने 13 पन्नों में अपनी सफाई में 13 पन्नों में बयान दिया और वो बयान एक किताब बन गई। और अभी वही किताब है कि मैंने गांधी को क्यों मारा। ये उसी 13 पन्नों की बातें, उसी को लिखने वालों ने बढ़ा के घटा करके कुछ ऐसे वैसे अपना लिख दिया। बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मेन जो किताब है वो 13 पन्नों की किताब है जो गोडसे ने 5 घंटे में लिखी थी। कहने का मतलब यह है कि इतिहास में गोडसे का उल्लेखनीय कार्य अगर आप ढूंढेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि मैंने गांधी को क्यों मारा। तो सिर्फ गांधी की हत्या करने से, गांधी को क्यों मारा ये किताब लिख देने से वो फेमस हो गए। उन्होंने देश के लिए क्या किया? भाई जहालत की तो हद हो गई कि जो देश के लिए
78 साल तक योगदान देते रहे। उन्हें देखने का नजरिया हम लोगों ने अपना बदल दिया। कहाँ गए, कौन कौन सा अनशन किए, नमक सत्याग्रह किए, क्या क्या नहीं किया, उनको हमने बदल दिया, उनका नाम नीचे कर दिया और जिसने उसकी हत्या की उस हत्यारे का नाम हम ऊपर ला करके रख। इतिहास के अध्याय को जब आप बहुत अच्छे तरीके से मुताला करना शुरू करेंगे तब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। जब गोडसे और गांधी को रिसर्च करने बैठेंगे आप तो बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि कोई गोडसे को भगवान बता रहा है तो कोई गांधी को महात्मा कह रहा है, कोई कह रहा है कि गोडसे ने गांधी की हत्या नहीं की, उसका वध किया और गांधी को मारकर उसने देश को बचाया, और कोई गांधी को मारने को एक घिनौना अपराध बता रहा है कि गांधी को मारना एक ऐसा काम था जिससे वो इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार बनकर रह गया। ये क्या है, कंफ्यूजन ही है। जब हमसे हमारा इतिहास छुपाया जाने लगे, जब इतिहास की सच्चाई को हमारे सामने पेश न किया जाए, तब हमें खुद से रिसर्च करना चाहिए। तब हमें जरूरत है खुद रिसर्च करने की, अलग अलग लोगों के तथ्यों को पढ़कर उन्हें एक साथ जोड़कर खुद से फैसला लेना चाहिए कि हकीकत है क्या, और तब जो हकीकत हमारे और आपके सामने निकल कर आए, हकीकत में वही हकीकत है जो हम खुद निकालेंगे। होता क्या है, किसी भी मसले में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से अपने अपने बचाव को देखते हुए अपना अपना बयान हमारे सामने पेश करते हैं, और हम जब अपने पक्ष के लीडर की बातें सुनते हैं तब हमें हमारा पक्ष ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, सही लगता है, और जब कोई दूसरा पक्ष अपने पक्ष की लीडर की बात सुनाता है तब उसे वह सही लगता है। लेकिन हम जब खुद से रिसर्च करेंगे और दोनों पक्षों की बातें बारी बारी से एक ही टॉपिक पर सुनेंगे और हम खुद से भी उसी एक टॉपिक पर पहले से भी अध्ययन किए रहेंगे, तब आसानी होगी उस टॉपिक के सच्चाई तक पहुंचने में। किसी भी टॉपिक के एक पक्ष की दलीलों को सुनकर फैसला नहीं लेना चाहिए। फैसला लेने का सही तरीका यह है कि आप दोनों पक्षों की दलीलों को सुने, तब आप सही फैसला ले पाएंगे। यहाँ तो हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया। जो गोडसे को मानते हैं हमारे माइंड में भर देते हैं कि गोडसे देवता है, जो गांधी को मान रहे हैं वो हमारे माइंड में भर देते हैं गांधी देवता है। अरे खुद से भी रिसर्च किया करो, तो पता चलेगा कि असल लोग कहना क्या चाहते हैं, इतिहास क्या है, कहां पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, असल हकीकत है तो क्या है। क्या आपका कॉमन सेंस ये कहता है गांधी गोडसे से नीचे हो गया, जिसने 78 साल तक लोगों को समझाने का काम किया, लोगों के लिए जिया, और एक इंसान खड़ा हुआ, गोली मारी और वो गोली मारने वाला देवता हो गया, और जो 78 साल तक देश की सेवा किया दानव हो गया। कमाल है, कैसी सोच रखे हो भाई। सोच बदलो, नजरें बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बार बार बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, देश तभी बदलेगा। किसी की बातों में ना आकर के खुद को बदलो, और बदलोगे कब, जब खुद पढ़ोगे, किसी चीज का मंथन करोगे, तब जाकर के समझ में आएगा कि हकीकत है क्या, क्या खेल खेला जा रहा है तुम्हारे साथ। अंग्रेजों की नीति विभाजन करने की, और उसको लाद दिया गया गांधी पे कि गांधी ने विभाजन करवा दिया। ये क्या है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्या मोहम्मद गौरी के टाइम में इंडिया में हिंदू नहीं थे? मुगल काल में हिंदू थे या नहीं थे? अंग्रेजों के टाइम में हिंदू थे या नहीं थे? चलो वो मुगल काल ठीक है, तुम मानते हो मुसलमानों का था, कोई बात नहीं। अंग्रेज तो अंग्रेज थे ना, उनके टाइम में हिंदू थे या नहीं थे? जब उस टाइम में हिंदू खतरे में नहीं पड़ा, उस टाइम में लोग नमाजें नहीं पढ़ते थे क्या? उस टाइम में भी लोगों ने नमाजें पढ़ी थी। उस टाइम में भी दुर्गा पूजा में रोड पर जुलूस निकला करते थे। उस वक्त भी ऐसा होता था। उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू खतरे में पड़ गए। अगर आज के दिनों में हिंदू खतरे में है, जिससे हिंदू को खतरा है उसको बाहर निकालो ना। अगर बीजेपी के आने से हिंदू खतरे में है तो फिर बीजेपी बाहर जाना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में तो ऐसा कभी नहीं कहा गया कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। आज के दिनों में कहा जा रहा है, तो फिर उसको बाहर निकालो आप, जिससे खतरा है। और आप जब मंथन करोगे, बैठोगे, सोचोगे, तो समझ में आपको आएगा कि वाकई में आज के दिनों में अगर हिंदू खतरे में है तो वो बीजेपी से खतरे में, बाकी किसी से नहीं खतरे में। मैं तो सिर्फ आपको उस सफर पर लेकर के जाने की बात कर रहा हूं। उस सफर पर अभी लेकर के चलूंगा जिसमें सिर्फ दुख ही है, लेकिन वो यादें हैं जो कि गांधी जी की मृत्यु की साजिश से लेकर गांधी जी की हत्या तक की है। उस सफर पर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। बात है 9 जनवरी 1948 की। पुणे के शनिवार पेठ इलाका, जहां हिंदू राष्ट्र अग्रणी नाम की पत्रिका के दफ्तर हुआ करते थे, जो कि गोडसे के अधीन चलाए जाते थे। इन्हीं गलियों में घूमता था गोडसे और नारायण आप्टे। वहीं से आधे किलोमीटर दूर है नारायण आप्टे इलाका, जहां गांधी जी की हत्या में शामिल दिगंबर वर्ग शस्त्र भंडार चलाया करता था। आप्टे के साथ होटल चलाने वाले विष्णु राम करकरे
और पंजाब से आया शरणार्थी या यूं कहिए कि पाकिस्तान से आया शरणार्थी मदन लाल पाहवा की यही मुलाकात होती है इन्हीं गलियों में। यह पांचों यहाँ मंसूबे बनाने लगता है गांधी जी की हत्या करने का। 3 से 4 दिन इन्हीं गलियों में ये मंसूबे बनाते जाता है, मंसूबे तोड़ते जाता है, डेली मंसूबे बनाता है। यह अच्छा नहीं होगा, कल होकर के बोल देता है अरे वही अच्छा था जो मैंने कल सोचा था, फिर बयान बदल देता है कि नहीं ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। मतलब 4 दिन उन लोगों को लगते हैं ये मंथन करने में और मंथन होता रहता है। लास्ट में फैसला ये होता है कि 14 तारीख को मुंबई हिंदू महासभा कार्यालय में हम सभी मिलेंगे और वहीं पर प्रोग्राम फिक्स कर लेंगे कि आगे हमें करना क्या है। 14 जनवरी 1948 शाम 4:30 बजे दक्कन एक्सप्रेस उस वक्त एक पुणे से मुंबई के लिए ट्रेन जाती थी, जिसमें आप्टे और गोडसे सेकंड क्लास में बैठता है और मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। और वहीं बर्ग और उनका साथी शंकर किस्तैया साधु का भेष बनाता है और उसी ट्रेन में 3rd क्लास डब्बे में जाकर बैठ जाता है, और वो भी हथियारों के साथ। कहाँ जाने के लिए? मुंबई जाने के लिए। अलग अलग डब्बे में दोनों बैठते हैं। 15 जनवरी 1948 मुंबई के परेल में हिंदू महासभा के कार्यालय में आप्टे और गोडसे और उनके वो लोग जो इस साजिश में शामिल थे, सारे लोग उसी परेल के हिंदू महासभा में मुलाकात होती है। इन लोगों की आपस में बहुत देर मीटिंग चलती है। मीटिंग के बाद आप्टे जो इस गुट का सरगना होता है, उनके द्वारा परगे को गांधी जी पर गोली चलाने का काम दिया जाता है। परगे को कहा जाता है कि गोली तुमने चलानी। विक्टोरिया टर्मिनल जो आज CST स्टेशन है, CST का नाम आप लोगों ने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वहां से 9:30 बजे रात को उस जमाने में एक गाड़ी चलती थी दिल्ली के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। उसमें करकरे और मदन लाल पाहवा जो शरणार्थी है वो हैंड ग्रेनाइड के साथ बैठ जाता है और दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और इस पूरे साजिश का जो मेन प्लानर है आप्टे और गोडसे, उनके लिए 17 जनवरी का टिकट बुक कराया जाता है बाय प्लेन। मतलब उन्होंने जाना है दिल्ली, लेकिन जाना है प्लेन से। 17 जनवरी की शाम आप्टे और गोडसे प्लेन से दिल्ली पहुंच जाते हैं। उधर करकरे और पाहवा भी ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन बर्गे और किस्तैया वक्त पर दिल्ली नहीं पहुंच पाते। 18 जनवरी 1948 दिल्ली में तीनों प्लान बना रहे होते हैं, तभी दोपहर 2:30 बजे पंजाब मेल से बर्गे और किस्तैया भी पहुंच जाते हैं दिल्ली। आप्टे के प्लान में बर्गे का बहुत ज्यादा रोल होने वाला था, क्योंकि हथियारों के बारे में बर्गे से अच्छी जानकारी उस गुट में किसी के पास नहीं। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे का छोटा भाई गोपाल गोडसे भी दिल्ली के लिए एक पिस्तौल लेकर चल चुका है और वहां आज भी गांधी जी जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए अनशन पर ही बैठे हुए हैं। उन्हें कुछ खबर नहीं है कि हो क्या रहा है, उन्हें सिर्फ इतनी खबर है कि लोगों को कैसे बचाएं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे बनाए रखा जाए। 19 जनवरी 1948 हिंदू सभा भवन में पूरा गैंग हथियारों के साथ इकट्ठा हुआ। पूरी प्लानिंग हो गई, कैसे किसको कहाँ रहना है, किसको किस तरफ से हमला करना है, यह सारा प्लान सेट हो गया। फिर बाकी प्रैक्टिस करना था। उधर गांधी जी जो अनशन पर बैठे थे, उनके पास यहाँ हिंदू महासभा के नेता, कांग्रेस के नेता, मुस्लिम लीग के नेता, तीनों गुट के नेता जाकर गांधी जी से बड़े ही आदर के साथ उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि वो अनशन तोड़ दे, आज के बाद आपस में कोई भी झगड़ा नहीं होगा, हम आपसे वादा करते हैं। और 19 जनवरी को गांधी जी अपना अनशन तोड़ देते हैं। 20 जनवरी 1948 पूरी गैंग बिरला भवन, जहां गांधी जी रहा करते थे और हर शाम 5 बजे आकर प्रार्थना सभा में शामिल होते थे और लोगों से बातें किया करते थे, पूरे बिरला भवन का उस गैंग ने मुआयना किया। उसके बाद वो लोग पास ही के जंगलों में जाकर हथियारों की प्रैक्टिस करने लगे। बिना प्रैक्टिस के तो गोली चला नहीं सकते हैं, तो प्रैक्टिस करने लगे। और प्रैक्टिस में हुआ क्या कि 2 बंदूक काम करना बंद कर गई। एक बंदूक जो काम कर रही थी उसी तरह से किसी तरह से प्रैक्टिस हुआ। घंटों प्रैक्टिस के बाद वो लोग बिरला भवन के गेट पर पहुंचते हैं। मकसद उनका होता है कि जिस स्टेज से गांधी जी भाषण दे उसके पीछे जाकर खड़ा होना है, और जब गांधी जी पर फायरिंग हो जाए तो हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कर उसकी आड़ में वो वहां से भाग जाए। लेकिन आसपास इतनी भीड़ थी कि वह भीड़ देखकर बर्गे डर जाता है और डर के पीछे भाग जाता है। इसी बीच मदन लाल पाहवा दीवार में ही विस्फोटक लगा देता है। जो हैंड ग्रेनेडर वो अपने साथ लेकर आया उसे वो दीवार में ही फिट कर देता है। पीछे का गेट छोड़कर वो सातों लोग अब आगे के दरवाजे पर आ जाते हैं। जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं, मदन लाल पाहवा जो दीवार में रखे विस्फोट होते हैं उसको विस्फोट कर देता है। वह दीवार या फिर वो धमाके वाली जगह गांधी जी से सिर्फ 75 फीट दूर थी। पूरी भीड़ में हलचल मच गया। योजना भी यही थी कि इसी हलचल का फायदा उठाकर बर्गे को गांधी जी पर गोली चलाना था,
लेकिन बर्गे तो पहले ही डर चुका था और डर कर अपने हथियार गाड़ी में छुपा आया था। बाकी में से किसी की भी हिम्मत ही काम नहीं हुई कि वो गांधी जी पर गोली चला सके, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि किसी के पास पिस्तल ही नहीं था, क्योंकि 2 पिस्तल तो पहले ही खराब हो चुका है। तो मतलब किसी के पास पिस्तल ही नहीं था कि वो गांधी जी पर गोली चला सके। मदन लाल पाहवा इस धमाके के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। चूंकि वो पंजाब से आया हुआ रिफ्यूजी था, इसलिए शुरुआत में तो लोगों को लगता है कि शायद यह एक ही होगा इस साजिश में, इसके साथ कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन जब इंट्रोगेशन रूम में पुलिस पाहवा के बयान ले रही थी तो एक बात पाहवा बार बार कह रहा था और दोहराया जा रहा था कि वह वापस आएगा। पुलिस ने इस पर गौर नहीं किया और पाहवा ने अपने पूरे बयान के दौरान उस साजिश में शामिल सभी एक्यूज्ड के खिलाफ इशारतन शिनाख्त भी कर दिया था। पाहवा ने जो पहचान बताए उसके आधार पर करकरे, गोडसे और आप्टे की पहचान पुलिस द्वारा कर ली जाती है। हथियार देने वाले बर्गे का भी पहचान कर लिया जाता है, क्योंकि ये सभी लोग मुंबई और पुणे से होते हैं, तो दिल्ली पुलिस यह केस मुंबई पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन पाहवा ने जो भी बयान दिया था वो सारा बयान उर्दू में होता है। तो जब मुंबई पुलिस के पास यह केस पहुंचता है तो मुंबई पुलिस ने इस जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया और पुलिस बहाना बनाती है कि मुंबई पुलिस के पास उस वक्त कोई उर्दू ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं था। तो मेरा एक सवाल है कि क्या यह मुमकिन है कि पुलिस प्रशासन को उस वक्त उर्दू ट्रांसलेटर नहीं मिला, जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला जुबान उर्दू था? यह सच था या झूठ, आज तक राज ही है। गोडसे और आप्टे के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो प्लेन का टिकट ले पाते, फिर वह प्लेन से दिल्ली पहुंचे कैसे? किसने मदद की उनकी? क्या ऐसा हो सकता है कि इस पूरे साजिश में किसी बड़े लोगों का हाथ नहीं था? आज तक यह सारी बातें, यह सारे सवाल ही है, आज तक उनका जवाब नहीं मिल पाया। इधर इस हादसे के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की सुरक्षा का इंतजाम बढ़ाना चाहा, लेकिन गांधी जी तो ठहरे गांधी जी, उन्होंने सुरक्षा की बातों को रद्द कर दिया। भगदड़ कुछ इस तरह से मचा था और पाहवा की गिरफ्तारी के बाद साजिशकर्ता छुपने लगे। बस ट्रेन से जिन्हें जहां जगह मिली, जहां ठिकाना मिला वहां भाग गए। अब बात आती है कि क्या गोडसे प्लान फेल होने के बाद भी गांधी जी को छोड़ दिया या फिर उनके प्लानिंग चल ही रहे थे? उनका जो गांधी जी का हत्या करने का प्लानिंग था वो चल ही रहा था। उस भगदड़ के कारण, इस दहशत के कारण उनके गुट में जरूर फूट पड़ गया था, लेकिन गोडसे गांधी जी को मारने का जो उनका फैसला था वो नहीं बदला। वो आज भी मौके की फिराक में था। जब कभी भी उन्हें मौका मिलेगा वो गांधी जी को मारेंगे जरूर। और इसी फिराक में 26 जनवरी 1948 गोडसे, जो कि अब इस गुट का सरगना बन गया था, गोडसे ने करकरे को दिल्ली रवाना कर दिया और खुद आप्टे के साथ मिलकर निकल पड़ा ग्वालियर के लिए, जहां से उसे एक अच्छा पिस्तौल लेकर आना। 27 जनवरी 1948 आधी रात को आप्टे और गोडसे ग्वालियर पहुंचता है और वह सीधा हिंदू महासभा या फिर एक हिंदू कार्यकर्ता जो था, जो पेशे से डॉक्टर था, डॉक्टर दत्ता सदाशिव परचूड़े से मिलता है। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि गोडसे ने बिना किसी झिझक के गांधी जी की हत्या का सारा प्लान सदाशिव परचूड़े को बता दिया और साथ में एक अच्छी पिस्तौल की भी मांग कर दी। 28 जनवरी 1948 इसी दिन शाम को महात्मा गांधी के खून के प्यासे लोगों के हाथ लग गया एक 39 mm ऑटोमेटिक पिस्टल। करकरे भी उधर दिल्ली पहुंच गया था और पिस्टल हाथ में आते ही उसी दिन रात के 10:30 बजे गोडसे और आप्टे गाड़ी पकड़ लेता है दिल्ली के लिए। 29 जनवरी 1948 तीनों दिल्ली पहुंच गए थे। तीनों इस सुकून के साथ चांदनी चौक घूमने के लिए निकले कि अब उनका मकसद पूरा होने वाला। चांदनी चौक में गोडसे ने अपनी फोटो भी खिंचवाई। उसे लग रहा था कि उस काम के बाद वो इतिहास का हीरो बनने वाला है, इतिहास के पन्नों पर उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। लेकिन वह भूल गया था कि इस काम के बाद वह इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। इतिहास के पन्नों पर वह आजादी की लड़ाई का एक बदनुमा धब्बा ही रहेगा और कुछ नहीं। जब जब उनका जिक्र होगा उन्हें हत्यारा ही कहा जाएगा। लोग उनके नाम को गलत नाम से ही पहचानेंगे। तीनों ने
बिरला हाउस का पूरी तरह निरीक्षण किया। उन्हें यह देखना था कि वहां कोई मुंबई या पुणे का पुलिस वाला तो नहीं है। और निरीक्षण के बाद जब वो पूरी तरह मुतमईन हो गया कि वहां पुणे और मुंबई का कोई पुलिस वाला नहीं है, तो उन्हें लगने लगा कि अब उनका काम और भी आसान होने वाला है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की प्रार्थना शाम 5 बजे से शुरू हो जाया करती थी हमेशा, और उन तीनों की कोशिश थी कि वह बिरला हाउस शाम 5 बजे से पहले पहुंचे। तीनों चांदनी चौक से तांगा लेकर कनॉट पैलेस पहुंचते हैं, वहां वेटिंग रूम में सामान रखते हैं और वहां से दूसरा तांगा लेकर वो फिर पहुंचते हैं बिरला हाउस। तीनों लॉन्ज में पहुंच चुके थे। गोडसे अपने हाथ में बंदूक छुपाए रखा था और गोडसे से 2 कदम की दूरी पर खड़े होकर वो दोनों गोडसे को कवर कर रहे थे। मकसद साफ था कि गोडसे को रोकने की कोशिश अगर की गई तो उसे नाकाम किया जा सके। वक्त बीतता जा रहा था। कभी ना लेट होने वाले बापू आज लेट हो रहे थे, और लेट होने के कारण था सरदार पटेल को गांधी जी द्वारा समझाना। गांधी जी अपने रूम में बैठे हुए सरदार पटेल को नेहरू जी के बीच जो मतभेद था उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक गांधी जी को याद आता है कि वह तो लेट हो रहे हैं, प्रार्थना सभा के लिए उन्हें लेट हो रहा है। शाम 5:15 बजे वो अपने कमरे से बाहर निकले और जिस रास्ते पर चलकर वह प्रार्थना के लिए आए वहां आज भी उनके पैरों के निशान मौजूद है। गोडसे को पता था कि गांधी जी कहां से गुजरेंगे, इसलिए गोडसे उनके ठीक रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वह ठीक उसी जगह खड़ा था जहां से गांधी जी को मंच पर चढ़ना था। महात्मा गांधी हमेशा की तरह आभा और मनु के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। जनता के बीच आए और हमेशा की तरह उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर जनता से प्रणाम किया, और प्रणाम किए हुए हाथ जोड़े ही वह आगे बढ़े जा रहे थे। तब तक गोडसे भी बिल्कुल सामने आ चुका था। गोडसे भी इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। उधर से गांधी जी हाथ जोड़े जनता की तरफ ध्यान दिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इधर गोडसे गांधी जी की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ठीक गांधी जी के सामने आकर कहा, नमस्ते बापू, और हाथ जोड़ दिया, और इस तरह खड़ा हुआ जैसे वह गांधी जी का रास्ता रोक रखा है। मनु ने अपनी किताब में बता रखा है कि उन्होंने गोडसे से कहा, भैया रास्ता छोड़ दो, बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही। मणि की बात पूरी भी नहीं सुने गोडसे और उसे धक्का दे दी और गांधी जी पर बंदूक तान दी। पहली गोली गांधी जी को लगी और लगते ही उनके सीने के पार कर गई। फिर दूसरी गोली चली, दूसरी गोली भी सीने के आर पार हो गई। तीसरी गोली चलाने से पहले गोडसे ने गांधी जी के सामने फिर से हाथ जोड़ा, और इस बार ऐसा लग रहा था कि वो मजबूरी में गोलियां दागे जा रहे। और तीसरी गोली भी गांधी जी के सीने पर चली, लेकिन तीसरी गोली गांधी जी को सीने को पार नहीं कर सकी। वह गांधी जी के सीने में ही अटक के रह गई। तीसरी गोली के बाद गांधी जी के होठों पे गांधी जी की जुबान से जो नाम आया वो था राम। इस तरह गांधी जी को एक सरफिरे इंसान ने मृत्यु दे दिया। जो लोग ये कहते हैं कि गोडसे ने आजादी के बाद गांधी जी को मुसलमान के पक्ष लेने की नीति में थे, उसके कारण गांधी जी पर गोली चलाई। लोगों का ये तर्क है कि गोडसे ने हिंदुस्तान को बचाया गांधी जी को मारकर, क्योंकि बंटवारे का सबसे बड़ा कारण गांधी जी थे। गोडसे का यह तर्क है कि उन्होंने 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन पर बैठा था। वो मुसलमानों के तरफ ज्यादा रुझान था उनका। उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आजादी से पहले भी गोडसे ने 2 बार प्रयास किया था गांधी जी को मारने का। मई 1944 में गोडसे ने चाकू से गांधी जी की हत्या करने का प्रयास किया। गोडसे 15 से 20 युवकों को एक समूह का नेतृत्व किया जो पंचगनी में एक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी पर टूट पड़े। भीड़ ने गोडसे और उसके समूह का गांधी जी तक पहुंचने से रोक दिया और आपराधिक आरोपों को दबाने से इनकार करने की गांधी जी की अपनी नीति के कारण गोडसे को रिहा कर दिया। 12 सितंबर 1944 को गोडसे ने सेवाग्राम से मुंबई तक गांधी जी के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए फिर से एक अन्य समूह का नेतृत्व किया। इस बार गोडसे को खंजर के साथ गिरफ्तार किया गया और उसने गांधी जी को जान से मारने की धमकी भी दी। वहां फिर से वही आपराधिक आरोप न लगाने की गांधी जी की नीति के कारण गोडसे को फिर से रिहा कर। गांधी जी के मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से श्रद्धांजलियां दी। उनके लिए अपने शब्दों में वो बातें बयान की जिसके वो योग्य थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी श्रद्धांजलि में जो बातें कही वो आप लोगों के सामने मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी गोडसे के तर्कों को नहीं सुना, लेकिन महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि में उन्होंने उनके बारे में अपने अच्छे
विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा था कि मानव जाति के बेहतर भविष्य की चिंता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को महात्मा गांधी की दुखद मृत्यु से बहुत प्रभावित होना चाहिए। वह अपने ही सिद्धांतों, अहिंसा के सिद्धांत का शिकार बनकर मर गए। उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि अपने देश में अव्यवस्था और सामान्य जलन के समय उन्होंने अपने लिए सशस्त्र सुरक्षा से इनकार कर दिया था। यह उनका अटल विश्वास था कि बल का प्रयोग अपने आप में एक बुराई है, इसलिए उन लोगों को इससे बचना चाहिए जो उनके विश्वास के लिए, सर्वोच्च न्याय के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने दिल और दिमाग में अपने विश्वास के साथ उन्होंने एक महान राष्ट्र को उसकी मुक्ति की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने प्रदर्शित किया है कि एक शक्तिशाली मानव अनुयायियों को न केवल सामान्य राजनीतिक चालों और चालाकियों के चालाक खेल के माध्यम से इकट्ठा किया जा सकता है, बल्कि जीवन के नैतिक रूप से बेहतर आचरण के ठोस उदाहरण के माध्यम से भी इकट्ठा किया जा सकता है। आइंस्टीन ने ऐसा कुछ बयान दिया। आइंस्टीन ने कहा था कि दुनिया के सभी देशों में महात्मा गांधी की प्रशंसा ज्यादातर अवचेतन इस तथ्य की मान्यता पर आधारित है कि हमारे घोर नैतिक पतन के समय में वह राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय संबंधों के उच्च स्तर के लिए खड़े होने वाले एकमात्र राजनेता थे। हमें अपनी पूरी ताकत से इस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह कठिन सबक अवश्य सीखना चाहिए कि मानवता का अस्थायी भविष्य तभी संभव होगा जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णय कानून और न्याय पर आधारित होंगे, न कि स्वधार्मिक शक्ति पर, जैसा कि आज हो रहा है।